हेलो दोस्तों, नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र क्लासेस में। मैं देवेंद्र सिंह सभी का स्वागत करता हूं आज के दिन। और आज फिर एक हिंदी की क्लास है। स्वरों के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 प्रकार के स्वरों को मैं बता चुका था, उच्चारण के आधार पर, जब्या के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। आज ओष्ठ के आधार पर और मुँह के आधार पर बात करते हैं, जो छूट गए थे तो इन्हें आप आराम से नोट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ओष्ठ के आधार पर बात करते हैं स्वरों के बारे में। स्वरों का चैप्टर चल रहा था। स्वरों की संख्या मैं बता ही चुका हूँ कितने होते हैं, क्या है। तो स्वरों में एक जो प्रकार मुझे बताना है वो ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 2 प्रकार के स्वर होते हैं ओष्ठ के आधार पर, या होठ के आधार पर बोल सकते हो। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। इसमें क्या बोलते हैं? वृत्ताकार, और बोलते हैं दूसरे को आवृत्ताकार। ठीक है, ये बोला जाता है। तो वृत्ताकार का मतलब क्या होता है? गोलाकार। वृत्ताकार को क्या बोल सकते हैं आप सरल भाषा में? गोलाकार कह सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, गोलाकार आप बोल सकते हो। तो कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत? जिन स्वरों को बोलने में हमारा जो मुंह है, आप समझ सकते हो, वृत्ताकार हो जाता है। वृत्ताकार मतलब यानी गोल हो जाता है। हमारा मुंह कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है। मुख ओष्ठ गोल हो जाते हैं। तो उसके आधार पर बांटा गया। कौन कौन से? तो देखिए, छोटा हुआ है, बड़ा हुआ है, छोटा ओ और बड़ा ओ। इन चारों को मिला करके वृत्ताकार या ओष्ठ के आधार पर इन स्वरों को डिफाइन किया गया है हिंदी में, है ना। बस याद करने के लिए होता है कि वृत्ताकार के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। तो छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ऊ इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्हें वृत्ताकार या गोलाकार स्वर कहा जाता है प्यारे बच्चों। सेकंड आवृत्ताकार है। इसका मतलब है बिना बिना गोलाकार। सरल हिंदी में आप इसे लिखोगे, आवृत्ताकार का मतलब है बिना गोलाकार। ऐसे स्वर जो बिना गोलाकार के प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? आवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। तो देखिए, ओष्ठ के आधार पर मैं बता रहा हूँ, किसके आधार पर? ये ओष्ठ के आधार पर, होठ के आधार पर। 2 प्रकार के, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। तो इसमें देखिए कौन कौन से आएंगे? आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटी ए और बड़ी ए। इनका आप प्रोनाउंसिएशन करके देखोगे तो इनको प्रोनाउंसिएशन करने में आ ई है ना, गोलाकार नहीं होता इनको बोलने में। और ए आई, इनको बोलने में मुंह, माउथ जो होता है या मुख जो होता है, मुंह जो होता है, गोलाकार नहीं होता है। तो इनको ओष्ठ के आधार पर डिवाइड किया गया है प्यारे बच्चों, है ना। तो इसे वृत्ताकार कहा गया है और इसे आवृत्ताकार कहा गया है। आप आसानी से नोट करेंगे। बस उदाहरण के तौर पर आपको याद रखने होते हैं, कभी कभार एग्जाम्स में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जो पहले बताए थे मैंने, उच्चारण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, वहां से आता रहता है हमेशा क्वेश्चन से, वो आपको और अच्छे तरीके से याद रखने। अब इधर देख लीजिए, किसके आधार पर? मुंह के आधार पर। मुंह के आधार पर जो स्वरों का वर्णन है, मुंह के आधार पर स्वरों के बारे में जो चर्चा की गई है ना। तो मुंह के आधार पर भी स्वरों की जो चर्चा की गई वो कितने प्रकार से की गई प्यारे बच्चों? 2 प्रकार से की गई मुंह के आधार पर। तो देखिए, एक बोलते हैं समृद्ध, समृद्ध स्वर बोलते हैं इनको, और एक को बोलते हैं विव्रत। क्या बोलते हैं? विव्रत स्वर बोलते हैं। ठीक है, समृद्ध स्वर और विव्रत स्वर किसके आधार पर? मुंह के आधार पर स्वरों को अगर डिफाइन किया गया तो इसका मतलब होता है, समृद्ध मतलब होता है समान, समान स्वर, इसे हिंदी में कह सकते हो। समृद्ध मतलब समान स्वर कह सकते हो। इधर से मैं इसे हटा दूं, इसके बाद आपको इसे मैं हटा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके रिपीट करके आप इनको देख लोगे और नोट कर लोगे, है ना। वृत्ताकार में कौन कौन से आते हैं और आवृत्ताकार में कौन कौन से आते हैं, जो ओष्ठ के आधार पर स्वरों को डिफाइन किया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, मैं हटा देता हूँ। इसके बाद मुंह के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। समान स्वर, या क्या बोल सकते हैं इसे? समान व्रत, समान व्रत बोल सकते हो। समृद्ध का मतलब है, समृद्ध स्वर का मतलब है समान व्रत। ऐसे स्वर जो समान व्रत के अंतर्गत आते हैं, ऐसे स्वर जो समान व्रत के अंतर्गत आते हैं उनको क्या बोलते हैं? समव्रत बोलते हैं। तो देखिए, ऐसे कौन कौन से होते हैं? ऐसे स्वर होते हैं, उदाहरण के तौर पर ए ई ए आई। इन चारों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? इन चारों को मिलाकर के समव्रत स्वर कहा जाता है या समव्रत स्वर बोला जाता है। ई ए आई, है ना। ये चारों समव्रत स्वर के आते हैं, मतलब समान स्वर के अंतर्गत या समान व्रत के अंतर्गत। और इस तरफ ले लीजिए, इसका अर्थ होता है, 2 शब्दों में तोड़ लीजिए। विव्रत मतलब बिना व्रत के, विव्रत का मतलब हो गया बिना व्रत के, इसका मतलब होता है, या बिना व्रत का मतलब समझ सकते हो, बिना गोला के, है ना। बिना गोला के बोले जाने वाले क्या बोल सकते हो? स्वर बोल सकते हो उनका, है ना। बिना गोला के या बिना
व्रत के बोले जाने वाले क्या है ये, विव्रत स्वर कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों कौन कौन से आते हैं, देखिए इसके अंतर्गत आते हैं आ, बड़ा, है ना, और इसके अंतर्गत छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों आते हैं, है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, विव्रत स्वर के अंतर्गत आते हैं। बस आपको याद रख लेना है, नोट कर लेना है, नोट्स बना के लिख लेना है। यदि कभी पूछा जाता है, एग्जाम में आ जाता है, इनमें से कौन सा विव्रत स्वर के अंतर्गत आता है, तो बस याद रखना है कि विव्रत स्वर में आ, बड़ा, छोटी ए ओ औ, है ना। ये 6 लेटर्स, जो 6 स्वर होते हैं जो विव्रत स्वर के अंतर्गत आते हैं, और बाकी जो 4 स्वर हैं ए ऐ, ये 4 स्वरों को बोला जाता है समव्रत स्वर, मतलब समान व्रत। इनको बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में व्रत, हमारा मुंह किस तरीके से हो जाता है, व्रत की तरह हो जाता है। व्रत का भी मतलब बोला है ना, ये मुंह के आधार पर इनको डिवाइड दोनों को किया गया है। आप इसे नोट कर लेंगे। मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। अगला एक रहता है यहाँ पे, इसे आप नोट कर लेंगे, वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, है ना। वीडियो को रिपीट या पॉज करके वीडियो को आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट में अगले पे चलता हूँ। अगला क्या है इसमें, अगले और 2 वर्ड आते हैं, वो कौन से आते हैं, अयोग वहा। कौन से आते हैं, अयोग वहा, अयोग वहा। स्वरों में ही शामिल होते हैं वैसे तो, है ना, क्योंकि संस्कृत में 13 होते हैं तो स्वरों में ही शामिल किए जाते हैं। तो देखिए इसे तोड़ के पढ़ लीजिए, बड़ा इजी हो जाएगा, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, है ना। अयोग वहा, आ को, यो को और वहा को, इनको तीनों को तोड़ करके आप पढ़ सकते हो, है ना। आ मतलब नहीं, आ का मतलब है यहाँ पे नहीं, और योग का मतलब है, योग का मैं बता देता हूँ साथ, योग का मतलब है यहाँ पे साथ, और वहा का मतलब है चलन। ठीक है, अयोग वहा का मतलब है नहीं, आ का मतलब नहीं, योग का मतलब साथ, और वहा का मतलब चलन। कहने का मतलब ऐसे स्वर होते हैं जो किसी के भी साथ नहीं चलते हैं। मतलब डेफिनेशन में आप लगाओगे तो अयोग वहा ऐसे स्वर होते हैं जो किसी के साथ नहीं चलते हैं। किसी के साथ मतलब, किसी के साथ का मतलब क्या हो गया, स्वरों के साथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और किसकी बात की बात कर रहा हूँ मैं, व्यंजन के साथ की बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब जो अयोग वाह है, कितने होते हैं अयोग वाह, ये तो मैंने बताया नहीं, 2 होते हैं अयोग वाह। बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। अयोग वाह ऐसे स्वर होते हैं जो किसी के साथ नहीं चलते हैं, ठीक है, स्वरों के साथ और व्यंजनों के साथ भी नहीं चलते हैं, और हो सकता हो तो दोनों के साथ इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। व्यंजनों के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है और स्वरों के साथ भी किया जा सकता है, और नहीं भी किया जा सकता है, दोनों ही। इसी वजह से नहीं साथ चलन, मतलब ऐसे स्वर जो साथ में नहीं चलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अयोग वहा कहते हैं। और अयोग वहा कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, अयोग वहा वर्ण कौन से होते हैं, है ना। अयोग वहा वर्ण कौन से होते हैं, तो 2 होते हैं, आप याद रखेंगे। जैसे अंग बोल सकते हो, जैसे हाँ बोल सकते हो आप, है ना। ये दोनों अयोग वहा के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों, अयोग वहा वर्ण के अंतर्गत आते हैं, या अयोग वहा स्वर अथवा व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। ये इसका अर्थ और परिभाषा मैंने आपके सामने लिखी है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना। एक होती है अंग, जैसे बोल सकते हो आप अनुस्वार बोल सकते हो, अनुस्वार भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसे, अंग को अनुस्वार भी कह सकते हो, हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार भी कहा जाता है। और क्या बोल सकते हो इसे, विसर्ग भी बोल सकते हो आप। ऐसे वर्ण को क्या बोल सकते हैं, विसर्ग भी बोल सकते हैं, जिनके पीछे इस तरीके की चंद्र बिंदी जो लगी रहती है, ऐसे शब्दों को, ऐसे स्वरों को क्या बोला जाता है, विसर्ग भी कहा जाता है ना। अयोग वहा वर्ण में 2 होते हैं, अंग और अहा। जैसे क्या बोलते हैं, अहा, जिसे विसर्ग और अनुस्वार कहा जाता है। एक ऐसे वर्ण या हिंदी में स्वर कहलाते हैं जो स्वरों के अथवा व्यंजनों के साथ चलते हैं या पढ़ा जाता है, इनको लिखा जाता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप, है ना। तो 3 उस दिन बताए थे, 2 आज बता दिए, तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। स्वरों की जो परिभाषा डेफिनेशन है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है ना। आप क्या करेंगे, जितने भी मैंने भाषा के बारे में बताया और चीज़ों के बारे में बताया, उनको रिपीट करते रहेंगे। एक जो वीडियोस में लेकर के आऊँगा उसमें क्वेश्चंस वगैरह ही कराऊंगा, पिछली वीडियोस के सबसे संबंधित, है ना। जो आगे चैप्टर की बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, व्यंजनों की बात करेंगे। इसे मैं हटा देता हूँ। अगला जो चैप्टर होगा प्यारे बच्चों वो किसका होगा, व्यंजन का होगा अगला चैप्टर, ठीक है।
अगला जो चैप्टर होगा वो व्यंजन का होगा, और व्यंजनों को आगे वाले आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। व्यंजन सबसे पहला पॉइंट होता है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। डेफिनेशन क्या है? कॉमन है, जो स्वरों के साथ बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं। आप समझ पाए होंगे आराम से, चाहो तो आप लिख भी सकते हो। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन कहते हैं, है ना। आप समझ पा रहे होंगे। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? स्पर्श, या इसे बोल सकते हो वर्गीय व्यंजन बोल सकते हो, ठीक है। स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन आप कह सकते हैं, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। दूसरे होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन कह सकते हो। और अगले होते हैं ऊष्म व्यंजन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ऊष्म व्यंजन कह सकते हो। इनकी संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंत्यस्थ व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन प्यारे बच्चों कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। तो यहाँ से आगे व्यंजनों के बारे में चर्चा करेंगे। कि कॉमन सी चीज मैंने आपको बता दी, स्पर्श। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में स्पर्श, जिह्वा स्पर्श करती है तालु से, है ना, ज्यादातर व्यंजन हो, तो वो 25 होती है इनकी संख्या। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है, अंत्यस्थ और ऊष्म। आप इनको जोड़ोगे, प्लस करोगे, 25 और 4 जोड़ोगे, फिर उसके बाद 4 जोड़ोगे, तो टोटल आएगा हिंदी में व्यंजनों की संख्या, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आपसे कोई पूछे कितनी होती है? 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती है? 33 होती है। आप जोड़ोगे 29 और 4, 25 और 4 29 और 29 और 4 33, ठीक है। 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो 33 हिंदी में व्यंजनों की संख्या होती है, जिसमें स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, और उस व्यंजन कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 4 होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन क्या बोलते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। अब ये वीडियोस मैंने आपके सामने बना दी। अब इसके आगे जो व्यंजन पढ़ाऊंगा वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस वगैरह डालनी पड़ती हैं, है ना। अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाता हूँ तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो आप इसे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। हिंदी की और 2-3 वीडियो व्यंजन खत्म करके फिर पॉलिटी की वीडियोस आपके सामने डालूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी, और कोई भी वीडियोस आपके लिए नहीं रुकेगी, और फिर उसके बाद पॉलिटी की वीडियो आएंगी। आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।